बिज़नेस वाइंड अप करते हैं। और कल का लेक्चर जो डे 7 का था वो सारा बिज़नेस है। 90% सारी हमने बिज़नेस की एडजस्टमेंट जो है कल ही डिस्कस कर ली थी। अब आगे चलेंगे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के कुछ रूल्स हैं उनको हम देखेंगे। कल हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर ही वाइंड अप किया था और अब देखते हैं इनिशियल अलाउंस की डिस्कशन करते हैं, जो कि लास्ट डे आज थोड़ा बहुत हम आधा पौना घंटा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है हमारा। तो इनिशियल अलाउंस क्या होता है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। देखें पेपर में हमें कैसे चलेगा पता कि आई कैप ने इनिशियल अलाउंस टेस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इसका सबसे आसान तरीका है आखिरी पेज, अगर इनिशियल अलाउंस का रेट गिवन है तो पेपर में इनिशियल अलाउंस जो है आपको गिवन है। तो द थिंग इज़ दैट डिप्रिसिएशन रेट्स ही बता देंगे कि आपके पेपर में किस किस तरह के एसेट्स गिवन है और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है कैसे नहीं करनी, सारा आपको पेपर में गिवन हो जाएगा। अगर पेपर के एंड के ऊपर इनिशियल अलाउंस का रेट गिवन हुआ, इसका मतलब आपके पेपर में इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है। अगर नहीं गिवन तो पूरे पेपर में इनिशियल अलाउंस नहीं है। अब इनिशियल अलाउंस भी क्या होता है, बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक आपका डेप्रिसिएशन ही होती है, बट ये सिर्फ फर्स्ट ईयर अलाउंस होता है। आपको पहले साल ही अलाउंस इसका मिल रहा होता है, सिर्फ पहले साल आपको इसका क्या मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा होता है। अब ये किससे मिलेगा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स को जो अपने बिजनेस में लेके आएंगे। अब ये नेगेटिव डेफिनेशन कहलाती है, वही क्रैम करनी पड़ेगी आपको कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं। ये वो एसेट्स हैं जो इनके अलावा हैं। व्हाट आर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, जो इन एसेट्स के अलावा है वो मेरे क्या है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कैपिटल एसेट्स की कि जो इनके अलावा है वो कैपिटल एसेट्स है, जिसमें SODA पढ़ा था हमने, जिसके अलावा है वो मेरे क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं। इनिशियल अलाउंस में जब हम एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जो इनके अलावा एसेट्स होंगे वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, और जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे उसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। अब किन के अलावा, रिमेंबर कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर, आप ब्रैकेट में लिख लें कौन सी व्हीकल है ये, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, इसको लिख लें कि जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है वो हमारा एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो जो प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है। फर्नीचर हो गया, फिटिंग्स हो गया, ये भी इसमें नहीं आते। वो प्लांट एंड मशीनरी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे थे वो भी इसमें नहीं आता। मतलब यूज एसेट्स के ऊपर कभी भी इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर हम ऑलरेडी किसी और हेड में डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं वो भी हमारा एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। जो इनके अलावा हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाएंगे। और जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर रहे होते हैं। अब इनिशियल अलाउंस सिर्फ हमें मिलता है फर्स्ट ईयर में, जब आप एसेट को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं या लेके आ रहे होते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, कि जो भी एसेट की कॉस्ट होगी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स की, आप उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस चार्ज करेंगे, 25% रेट लगाएंगे और इसका 25% लेस करवा देंगे। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन आपकी प्लस हो रही होगी। अब ये किन एसेट्स में मिलेगा, रिमेंबर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर वो हमने देख लिए हैं क्या होते हैं और कब मिलेगा, कि आप इन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स को पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस साल यूज़ होंगे या जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, विच एवर इज़ लेटर, जो बाद का इवेंट होगा उसके ऊपर क्या मिल रहा होगा, आपको इनिशियल अलाउंस जो है वो मिल रहे होंगे। डन हो गया। रेट 25% है, ये पेपर में गिवन होगा। और अगर लीज एसेट हैं तो लेसर जो है वही क्या कर रहा होगा, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर रहा होगा। डन। उसके बाद है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, अगर उर्दू में आप इसको लेके चले तो फैक्ट्री को कहते हैं या सन्नत को कहते हैं, ये हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब ये कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में सेटअप है
और जिसके पास 10 या उससे ज़्यादा मुलाजमिन काम कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मैकेनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी। या कोई भी ऐसा इदारा जिसमें 20 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो भी क्या कहलाएगी आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और वो किन कामों में इन्वॉल्व होगी, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, शिप बिल्डिंग में, कन्वर्जन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या माइन वेल हो गया या ऑयल वेल वगैरह हो गया इसमें, या बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन में। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके पास कौन से तारे लगी होती है, वापडा की कोई नहीं लगी होती, जनरेटर लगा हुआ है, तेल डालते हैं, रोड रोलर चला रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं। अगर उनके पास 20 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंसीडर हो रहे होंगे। उसके अलावा वो कंपनीज जो होटल बिजनेस में एंगेज हैं, अब उनके पास भी कोई मैकेनिकल चीज़ बन तो रही नहीं है, कमरे दिए हुए हैं ठीक है, उसके चार्जेस ले रहे हैं, बट अगर उनका स्टाफ 20 से ज़्यादा है तो वो भी क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहला रहे होंगे। या जितनी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो PTA से अप्रूव्ड हैं वो भी क्या कहलाएंगे, हमारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहला रही होंगी। डन हो गया, तो ये रीड ओनली है। उसके बाद है पार्टली यूज एसेट्स। पार्टली यूज एसेट्स हमारे लिए पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से। अब पार्टली यूज एसेट्स में हमने बेसिकली क्या देखना होता है, जब हम पार्टली यूज एसेट्स की बात करते हैं तो मैं आपको एक टेबल बनवाता हूँ, आपने पेपर में सिर्फ वो टेबल बनाना है, वो जैसा मर्जी आप गिवन कर दे आपने वो टेबल ही बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट लिया 10 मिलियन का और आप इसको 70% जो है बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं और 30% जो है नॉन बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं। अब आपने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अगर पार्टली यूज एसेट्स हैं तो आप 3 कॉलम लाजमी बना लेंगे। एक कॉलम होगा 100% का, एक कॉलम होगा बिज़नेस यूज़ का और दूसरा कॉलम होगा आपका नॉन बिज़नेस का। ये 3 कॉलम्स आपने फ़ौरन बना लेने हैं। अब जो आपने कॉस्ट लिखी होगी, सबसे पहले आपने 100% वाले कॉलम को फिल करना है। कितना था, 10 मिलियन, और चूँकि होगा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनिशियल अलाउंस जो है कैलकुलेट करेंगे। 10 मिलियन का 25% लें, कितना आ जाएगा, 2.5 मिलियन। ये इनिशियल अलाउंस आपने लेस किया तो आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई 7.5 मिलियन। अब प्लांट का डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 15% है, तो अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने 15% के हिसाब से कितनी आती है बताएं ज़रा। 7.5 मिलियन का 15%, 1125, तो E1 के एंड के ऊपर ये डेप्रिसिएशन आ गई। WDV कितनी बनती है बताएं, 6375 WDV बन गया। डन हो गया। अब अगले साल की भी हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 15% के हिसाब से। जरा बताएं, 6375 मल्टीप्लाई 15%, 956। WDV कितनी आती है, डन हो गया। एक और साल की आप डेप्रिसिएशन निकाल लें 15% के हिसाब से, कितनी बनेगी, लेस करवाएं। WDV कितनी आती है, 4605, क्या 939 मंथ है। मैं वहाँ से लेस करवा के देख रहा हूँ, 938 है, 7 बनता है यार, क्या हो गया। तो फिर बैलेंस को बताना, लगे बंदे क्यों तलहा बन रहे। डन हो गया। सबसे पहले आपने ये 100% का कॉलम कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अब आप डेप्रिसिएशन को 70-30 पे स्प्लिट करेंगे। रिमेंबर, इनिशियल अलाउंस कभी भी 70-30 के ऊपर स्प्लिट नहीं होता। इनिशियल अलाउंस बेशक आपका पार्टली यूज एसेट है, इनिशियल अलाउंस हमेशा सारे का सारा बिजनेस में ही चार्ज होगा, बिजनेस में ही लेस होगा, तो ये सारा जाएगा बिजनेस में। अब आ गया डेप्रिसिएशन, इसका 70% ले कितना आता है, 7878500, और 30% कितना आता है, 33। इसका भी ले लें, 956250 का 70%, 66
9 और 30% कितना बनता है 286 और 812 813 का 70% 568 969 और वो में कितना बनता है 24। तो ये आपने सारा क्या कर लिया पोर्शन कर लिया। अब ये जो 70% वाला है ये आपको बिजनेस में क्या होगा एक्सपेंस अलाउ होगा। आप इसे क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं, आप इसे लेस करवा रहे होंगे। ये 30% जो है ये हमें क्या होगी हमेशा डिसअलाउ होगी। अब पेपर में यहाँ तक तो हो तो आसान है, वो हमें इस पार्टली यूज एसेट्स का डिस्पोजल गिवन कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपने फॉर एग्जांपल 3 साल है, आपने ईयर 4 में इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया 5.5 मिलियन का, ठीक है। तो अब इसमें से हम लेस करवाएंगे WDV। WDV आपने ये निकाली हुई है 100% के ऊपर, डैट इज़ 4605937। उसके बाद ये जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है जो आप क्लेम नहीं कर पाए थे इसको भी लेस करवाना। ज़रा जमा करें कितनी बनती है कितनी 8682। तो अब बताएं क्या गेन है क्या लॉस है। कितना लॉस टू गेन है। आर यू श्योर? सोच लो 46 में 8 जमा कर रहे हैं, ये लॉस लग रहा है। दोबारा देखना ज़रा 5.5 मिलियन दोनों लेस करो गेन आता है 25844 25,844। बड़ा सस्ता ही गेन आएगा, नॉट एक्सपेक्टेड इतना सस्ता भी गेन हो सकता है। खैर तो इस तरह से आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना होगा पार्टली यूज एसेट्स का। तो पार्टली यूज एसेट्स है जहाँ पे भी उसने बिजनेस के सवाल में गिवन कर दिया, आपने ये टेबल बना देना फ़ौरन। 100% के यूज़ का, नॉर्मल यूज़ का मतलब बिजनेस यूज़ का और नॉन बिजनेस यूज़ का। तो सेल प्राइस में से आप ये WDV लेस करेंगे और जितनी डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है वो लेस करवाएंगे, आपके पास गेन या लॉस जो है आ रहा होगा। डन। तो ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट यही है हमारी बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ पे हम डिस्पोजल कर रहे होते हैं। जैसे एक और देखते हैं कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की है 15 लाख की 13 मई 2019 को। बिल्डिंग 70% बिजनेस में यूज़ हो रही है, 30% पर्सनल यूज़ में हो रही है और हमने बिल्डिंग 1.2 मिलियन की क्या कर दी है डिस्पोज ऑफ कर दी है। अब देखें सवाल है और ये पेपर में आती है जो आपका वो सवाल है स्प्रिंग बाइस का, आज़ादी एंड को है मेरे ख्याल से, उसमें यही सवाल किया हुआ है कि उसमें एसेट्स जो है पार्टली यूज था। तो पेपर में तो आपको आनी है ये। तो पार्टली यूज एसेट्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 3 कॉलम बना लें आप, एक कॉलम बना लें 100% का, एक कॉलम बना लें आप 70% का और एक कॉलम बना लें आप किसका 30% का। अब उसने बिल्डिंग आपको गिवन की है 1.5 मिलियन की। बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। तो 2019 में उसने बेशक ड्यूरिंग द ईयर ली है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इतनी आ जाएगी हमारे पास 1.1.5 लाख आ जाएगी। तो WDV बनेगी 19 के एंड के ऊपर 13,500, ठीक है। उसके बाद हमने 22 में बेची है, ओके। 21 की भी 20 की भी हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी 1,35,000। तो 135,000 माइनस 135,100 कितना बनता है 1215। ये 20 की होगी। 21 की भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें 10% के हिसाब से कितनी बनेगी 121। अब बताएं WDV कितनी आती है 3 सालों के एंड के ऊपर। ये WDV आ गई। अब आप इसको 70-30 में स्प्लिट कर लें, कितना बनता है बताएं। 1.5 लाख का 70% कितना आता है 105।
और ये बनेगा आपका 45,000। अब एक 35 का 70% कितना आता है, कितना 94, ये कितना आएगा 30%, मुबारक हो। एक 21,500 का 70%, 85, 30%, 36। फाइनली दुल्हा ने 6 महीनों में एक सही जवाब दे ही दिया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, गेन जो है कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस, कितने की बेची है, 1.2 मिलियन की। WDV लेस करनी है, WDV है मेरे पास 1093500, और जो डिस अलाउड डेप्रिसिएशन है इन तीनों को जमा करना अपना कितनी बनती है, 121। अब बताएं गेन या लॉस कितना आता है, ये हमें क्या होगा, 15450, ये हमें क्या होगा, लॉस आ रहा होगा। डन। तो ये टेबल सिर्फ बनाएं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट को आप आराम से सॉल्व कर लें। डन हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केसेस को, जिसमें 3 बातें हैं और ये पेपर में बिजनेस के क्वेश्चन में लाजमी होंगी। ये स्पेशल केसेस में से एक आधा केस बिजनेस में वो लाजमी पूछ रहा होगा, और इन्हीं में से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं में से आए हुए हैं आज तक बिजनेस में से मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो पहले हम बात करते हैं व्हीकल की। देखें, पेपर में इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल है और उसने व्हीकल का जिक्र किया, खाली व्हीकल लिखा है, इसका मतलब ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। कौन सी है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। तो व्हीकल की बात करें हम, व्हीकल हमारे पास 2 तरह की होती है। एक है व्हीकल हमारी जिसे कहते हैं अप्लाइंग फॉर हायर, और दूसरी है जिसे हम कहते हैं नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। एक व्हीकल से क्या कहते हैं, अप्लाइंग फॉर हायर, और दूसरी कौन सी है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल का मतलब जो है बेसिकली ये हमारी क्या होती है, कैश जनरेटिंग यूनिट होता है कि हम इससे पैसे कमा रहे हैं। जैसे TCS जो है, TCS के लिए पिकअप कैश जनरेटिंग, क्योंकि अगर पिकअप ना हो तो डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकती, तो उनके लिए डब्बा जो है कैश जनरेटिंग है। जो डेवू है इसके लिए बस क्या है, कैश जनरेटिंग है। जो फैसल बड़ा इश्तियारा, जो बड़ा इश्तियारा है ये क्या है, कैश जनरेटिंग यूनिट है, बिकॉज वो अगर बड़ा इश्तियारा ना हो तो कभी उनके पास पैसे ना आ रहे हो। तो वो व्हीकल्स जिनसे हम पैसे कमा रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारी अप्लाइंग फॉर हायर होती है। ये जो अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल होती है ना हमारी, इसको हम प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट बनाते हैं कि हम इसको ट्रीट करते हैं कि ये है तो 4 पहिए बट ये हमारी प्लांट एंड मशीनरी ही है। तो अगर आप ये व्हीकल लेंगे जो अप्लाइंग फॉर हायर है और अगर एलिजिबल है, बिकॉज नई व्हीकल ली है पुरानी नहीं, तो इसके ऊपर आप इनिशियल अलाउंस जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल परचेज की, कितने का था, 13 आजकल बड़ा 13, चलें जी हम कर लेते हैं कोई 12 मिलियन का। आपने व्हीकल परचेज की कितने की, 12 मिलियन की, अप्लाइंग फॉर हायर थी, बस को लगाया, अब इससे पैसे कमाने हैं। नई बस थी तो सबसे पहले आप लेस करवाएंगे इनिशियल अलाउंस, बिकॉज ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। तो 12 मिलियन का जरा 25% लें, कितना आता है, 3 मिलियन। पक्की बात है, अगर उसमें तो रिवेन्यू कितना बचा, 9 लाख। अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, 15% है ना रेट हमारा, तो बताएं कितनी आती है, 135 से 000। WDV कितनी आएगी, 7
000। अगले साल की भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। और कर लो, वो हाथों पे गिन रहा है, और भाई चेक करो, वो बेचारा हाथों पे गिन रहा है। 1147। WDV कितनी आएगी? 65202500। आगे WDV आप इसको 2 सालों के बाद डिस्पोज ऑफ करते हैं और आपकी सेल्स प्रोसीड्स आती है 9 मिलियन की फॉर एग्जांपल। तो इस 9 मिलियन में से ये WDV जो है आप लेस करवा देंगे। 6502,500 कितना गेन आएगा? कितना? तो जो अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है वो कहानी तो बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट कहानी है कि अगर एलिजिबल एसेट है इनिशियल अलाउंस लेस करवाओ, रेट लगाओ, डेप्रिशिएट करो, डिस्पोज ऑफ कर दो, डन। उसके बाद है पेपर में, रिमेंबर वो बताएगा कि ये अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है। आप कभी भी खुद से अजम्पशन नहीं ले सकते कि जी ये अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है या नहीं है। आपने ये अजम्पशन कभी भी खुद से नहीं लेनी कि जी अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है, वो बताएगा। अगर खाली व्हीकल है तो भाई वो हमेशा नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल ही कंसिडर होगी। या एक इसमें छोटा टेक्निकल पॉइंट है कि वो पेपर में आपको सवाल गिवन कर रहा है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का। अगर सवाल ही उसने ट्रांसपोर्ट कंपनी का गिवन किया है ना कि जी अली ट्रांसपोर्ट कंपनी थी या ताहा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो नाम ही है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, अब जो व्हीकल ले रहा है वो अप्लाइंग फॉर हायर होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कहानी है हमारी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल की, बिकॉज नॉर्मली हमारे सिलेबस में यही आती है। अब इसमें भी 2 तरह की व्हीकल है, एक वो जिसकी कॉस्ट लेस देन 7.5 मिलियन है और दूसरी वो जिसकी कॉस्ट जो है वो हमारी मोर देन 7.5 मिलियन है। 2 तरह की व्हीकल है, एक वो जिसकी कॉस्ट लेस देन 7.5 मिलियन है, दूसरी वो जिसकी कॉस्ट मोर देन 7.5 मिलियन है। पहले हम बात करते हैं ये वाली की। अच्छा, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल पे इनिशियल अलाउंस कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब व्हीकल 7.5 लाख 75 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल परचेज की, उसकी कॉस्ट पड़ी आपको 4.6 मिलियन, मतलब आपने सुजुकी स्विफ्ट ले ली, लेके बिजनेस में लगा दी है, मैनेजर को दे दी है, एम्प्लॉयज़ को दे दी है, ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, इनसे पैसे नहीं कमाए जा रहे। अब कॉस्ट कितनी है? 4.6 मिलियन, तो इससे कम है, ठीक है, हम इसको इसी वैल्यू पे लिखेंगे और डेप्रीशिएट करेंगे बिकॉज इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं होता। 4.6 मिलियन का 15% कितना आता है? 690,000। WDV कितनी आएगी? अगले साल की भी कर डेप्रिसिएशन 586,500। WDV मैंने कुछ नहीं बोला, कितना बनते हैं? ये WDV डन हो गया। आप इसको कल को बेच देते हैं। 2 सालों के बाद स्विफ्ट आपकी बिकती है फॉर एग्जांपल 4.2 मिलियन की, ये सेल प्राइस आ गई, एक्सीडेंटल थी ना। WDV कितनी है आपके पास? 323,500। आपका गेन कितना आ जाएगा? 876। तो आप इस तरह से अपना गेन निकाल के बैठे होंगे। डन हो गया। सेकंड सिनेरियो है कि व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है और आपने उसकी कीमत जो है वो 7.5 मिलियन से अबव हो गई है। हो सकती है, हाँ, आपने अपने बिजनेस के लिए ग्रैंड कार्निवल लेके लगा दिए, चलो जी किया ग्रैंड कार्निवल। ये आल्टो वाली मेहरान वाली कौम है, इसे क्या पता ग्रैंड कार्निवल। यार मेरे से गलती हो गई, मैं मिटा देता हूँ। वो कौन से फॉक्सवैगन बीटल वो लगा देते हैं यहाँ पे। तो कोई भी व्हीकल है आपने 7.5 मिलियन से अबव है, बिजनेस में ला के लगा दी है।
मेरे पास भी जी वैगन आर है। तो फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल ली, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी थी, 8.8 मिलियन की आपने व्हीकल ले ली। डन। बिजनेस में लाके व्हीकल को रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन चार्ज की, टैक्स वाले देंगे भैया ये कितनी की व्हीकल ली है जी, 8.8 मिलियन की। तो दिमाग ख़राब है, बिकॉज ये व्हीकल आपकी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, और नॉट अप्लाइंग फॉर हायर में हमने क्लियरली कह दिया है कि आपकी कॉस्ट अगर 7.5 मिलियन से अबव हो, आप इसको कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको रिकॉर्ड करेंगे रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर, और रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है उसकी, 7.5 मिलियन। अब आपने व्हीकल 8.8 की ली थी, बट बुक्स में कितने की रिकॉर्ड होगी, 7.5 मिलियन। स्वीट बेकर्स सवाल है ऑटम दाइस का, उसमें मैं अपनी पर्सनल व्हीकल बिजनेस में लगाती हूँ जिसकी वैल्यू 8.8 मिलियन होती है, तो वो अप्लाइंग फॉर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल इस केस में रिकॉर्ड होती है। हालांकि हम बिजनेस में भी पढ़ेंगे जाके कि जिस दिन आप एसेट को ट्रांसफर करते हैं, हम कैपिटल में पढ़ के भी आए हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ही आपकी कॉस्ट होती है, बट दैट वाज द क्वेश्चन जहाँ पे हमने फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट नहीं एज्यूम किया था, हमने किसको एज्यूम किया था, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट को। बिकॉज अगर 7.5 मिलियन से अबव गाड़ी है किस पे रिकॉर्ड होगी, वो 7.5 मिलियन पे। अब हम इसके ऊपर इसको डेप्रिशिएट करेंगे, रेट लगाएंगे 15%, कितना आ जाएगा, 11 WDV कितनी आती है इसकी, 63,6375000। अगले साल की भी डेप्रिसिएशन निकालने कितनी बनती है, 9250। WDV 54। डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो मसला नहीं है, मसला है इसका जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 2 साल चलाई, 3rd ईयर में हम बेचते हैं और हमें इसकी सेल प्रोसीड्स मिलती है 8.3 मिलियन, ये सेल प्रोसीड्स थी। इसमें WDV है मेरे पास 5418750, कितना गेन आएगा, 2881250, यही गेन आएगा। अगर आप ये करेंगे गलत हो जाएगा, ये गेन गलत है। क्यों, अब लॉजिक्स भी समझने हैं आपने, आगे जाके ज़िंदगी में काम भी करेंगे। ये WDV जो है ना आपकी, ये WDV बेस कर रही है 7.5 मिलियन के ऊपर, ऐसे ही है, और ये सेल प्राइस तो रिफ्लेक्ट कर रही है ओरिजिनल कॉस्ट को, ऐसे ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब सेल प्राइस को भी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए निकालेंगे एडजस्टेड सेल प्राइस। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड सेल प्राइस। फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल दैट वाज 8.8 मिलियन, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, सॉरी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट दैट इज 7.5 मिलियन, डिवाइड करेंगे हम इसको, हाँ यहाँ पे आएगी ओरिजिनल सेल प्राइस दैट इज 8.3 मिलियन, और डिवाइड करेंगे हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट से, वो कितनी है 8.8 मिलियन। तो अब बताएं एडजस्टेड सेल प्राइस कितनी आती है, 7073863। तो अब हमने इस 83 लाख को एडजस्ट कर दिया है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट की बेस के ऊपर। अब कितना बन रहा है, 7073863। अब WDV लेस करवाएं इसमें से 5418750, क्या आएगा जवाब, 122। आगे वो जान दे तो दिमाग ठीक है, हैं इसने क्यों भेज दो। और भाई 7073863 से 54187 की 16550, तो ये गेन आपका आ रहा होगा। डन। अब आप देखें अगर आप इस तरह करते कितना गेन था, 2.8 मिलियन, यहाँ पे कितना गेन है 1.6 मिलियन।
गेन कम हुआ, टैक्स भी कम होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट में आपने सिर्फ क्या करनी होती है, सेल प्राइस एडजस्ट करनी होती है। ये इस वक्त जो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, इसकी तस्वीर ले लो। ये व्हीकल का सारे सिनेरियोज हैं। अप्लाइंग फॉर हायर में इनिशियल अलाउंस, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, कॉस्ट लेस देन 7.5 मिलियन। मैं वहाँ चला जाता हूँ, तस्वीरें मेरी खींच रही हैं, और वहाँ पे अगर कॉस्ट 7.5 मिलियन से अबव हो फिर, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। डन हो गया। अब पेपर में सिर्फ वो अंग्रेजी घुमाएगा, आपने बस देखना है कि यार उसने अप्लाइंग फॉर हायर दिया कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अगर व्हीकल के सामने कुछ भी मेंशन नहीं है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, वर्किंग आपके सामने इसी तरह से होगी, एडजस्टेड सेल प्राइस आप इस तरह से निकालेंगे, गेन आपका इसी तरह से आ जाएगा। डन हो गया। तो बुक के ऊपर यही डिस्कस किया हुआ है कि दो तरह की व्हीकल होती हैं और हम इसको इस तरह लेके चल रहे होते हैं। डन। से सवाल करते हैं। So Jay-Z disposed of a car used in business on 18th May 2011 for rupees 6.3 million. It was purchased for 765,000 and its tax WDV on 30th June was 6.2 million. कंप्यूट गेन या लॉस हमने कैलकुलेट करना है। अब पहली बात है वो हमें इस तरह से सवाल गिवन करेगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे, जस्ट कि WDV है। हमने WDV निकालनी है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट से। पेपर में क्या करता है, पेपर में कहता है कि तमाम डेप्रिसिएशन आपने टैक्स के मुताबिक ही कैलकुलेट की है, बट इसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन का रूल नहीं लगाता। तो इसे हमने क्या करना है, इग्नोर करके हमने अपने मुताबिक जो है WDV कैलकुलेट करनी है। तो इसने व्हीकल ली थी 7.6 मिलियन के 20x0 में, तो हम ले लेते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है अब वो 7.5 मिलियन से अबव है। तो हम इसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे, और वो क्या होगी हमारी 7.5 मिलियन। आप इसके ऊपर रेट लगाएं, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15% के हिसाब से 1125,000। आप लेस करवाएंगे तो आ जाएगा 6,2,5,7,5,000। अब हमारे मुताबिक ईयर एंड के ऊपर इसकी WDV 675 बनती है। अब इसने अगले साल बेच दी है 6.3 मिलियन की, ठीक है। अब हम इस 6.3 मिलियन को एडजस्ट करेंगे, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट दैट इज 7.5 मिलियन, डिवाइड करेंगे हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दैट इज 7,650,000। तो बताएं क्या जवाब आता है, क्या 6,176,470। अब इसमें से WDV प्लस करवा दें, डैट इज 6,375,000। कितना लॉस आ रहा है, 198,529। ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल बन रहा हो। डन हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं स्पेशल केसेस, और मैं बोर्ड को फिर मिटा रहा हूँ और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे। क्या कहे, यहूदी आदमी, तेरे हाथ में खून नहीं लगा गजा के बच्चों का मासूम, तेरे मुंह को तो खून लगा हुआ, यहूदी इसराइली, इसको रिपोर्ट करो यार, सबसे पहले डिपोर्ट कराओ इसको पाकिस्तान से। क्यों, बच्चों ने वापस कर दिया, अच्छी बात है, पैसे बचेंगे, कैश रीइंबर्समेंट होगी हमारी। अच्छा, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी के भी दो सिनेरियोज हैं, वो आपने याद रखने हैं। पेपर में सवाल पढ़ते हुए जब आप खास तौर पर बिजनेस का सवाल पढ़ रहे हैं, जहाँ पे डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, तो वहाँ पे हमने देखना है
कि प्रॉपर्टी में हमारे दो सिनेरियोज जो हैं बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कि जो प्रॉपर्टी की सेल प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से कम है। सिनेरियो नंबर 2 हमारे पास जो है प्रॉपर्टी का कि उसकी सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, क्या कि सेल प्राइस हमारी कॉस्ट से कम है और दूसरा क्या है, सेल प्राइस हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें तो इसमें तो नॉर्मल हमारा रूल जो है वही अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिल्डिंग परचेज की 8 मिलियन की, आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 10% के ऊपर, 8 लाख डेप्रिसिएशन आ गई, ये बनेगा आपका 7.2 मिलियन। अगले साल भी आपने डेप्रिशिएट किया 10% के ऊपर, 7,20,000 आ गई, कितना बनेगा ये 6,480,000। डन हो गया। आप इसको 2 साल के बाद डिस्पोज ऑफ करते हैं और आपकी जो सेल प्राइस है वो है 7 मिलियन। कितने की बेची? 7 की। कितने की ली थी? 8 की। कितने की बेचा? 7 की। तो सेल प्राइस कॉस्ट से कम है, ठीक है। इस केस में सेल प्राइस में से जो WDV होगी डैट इज़ 6,480,000 लेस करवाएं, कितना गेन आएगा? 5,20,000 का आपका गेन आ जाएगा। सिंपल नॉर्मल सिनेरियो है जो अभी हम सारा पढ़ते हैं डिस्पोजल का। डन हो गया। इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इस सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी बिल्डिंग की 8 मिलियन और बिल्डिंग को आप जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो बिक रही है 9 मिलियन की। यही सिनेरियो है, लेकिन अब बिल्डिंग कितने की बिक रही है? 9 मिलियन की। आपने बस लाइन पढ़ी, आपने कहा अच्छा ये तो कॉस्ट से महंगी बिक रही है। रिमेंबर इस केस में जो गेन है वो हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। गेन जो है किसके बराबर होगा? डेप्रिसिएशन। क्यों? बिकॉज इसमें जो कॉस्ट होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे सेल प्राइस से। कैसे? देखें जी, अगर हमने गेन निकालना है, सेल प्राइस है हमारे पास कितनी? 9 मिलियन। इसमें से हमने लेस करनी है WDV। WDV बेस करती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, बट यहाँ पे हम कॉस्ट किससे रिप्लेस कर देंगे? सेल प्राइस से। वो कितनी आ जाएगी? 9 मिलियन। अब इसमें से लेस करवाएं आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 8 और 7 20 कितना बनता है? 15-20। आप इसमें से 1,520,000 लेस करवाएं, WDV कितनी आती है? कितनी? 7,480। आप ये लेस करवाएं, कितना गेन आएगा? 1,520,000 विच इज़ इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पेपर में याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है और इसकी सेल प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन ही क्या होती है? उसकी गेन होती है। और कैलकुलेट करना हो तो बता दी आपको। डन हो गया। अब इसके साथ एक और सिनेरियो हमारा रिलेट होता है, वो है एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स का। वो किसका है? एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स का। अब एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? आपकी फैक्ट्री में पाकिस्तान में एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान से बाहर भेज दिया या बेच दिया, व्हाटएवर। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स में भी याद रखिएगा जो डेप्रिसिएशन है वही क्या होता है? आपका गेन होता है हमेशा से। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स में जो भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिलती है इररेलेवेंट है, जो भी सेल प्रोसीड्स है वो भी क्या होती है? इररेलेवेंट होती है। हम ये गेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स में हम लेते हैं एसेट की कॉस्ट कि क्या हमारी एसेट की कॉस्ट थी, उसमें से हम लेस करवाते हैं एसेट की WDV, तो मेरे पास जो आ जाएगा डैट विल बी गेन। और ये गेन जो है वो हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर हो रहा होता है। तो ये दो स्पेशल सिनेरियोज है, इसमें से एक आधा पॉइंट पेपर में आपको वो न्यूमेरिकली या स्टैटिकली जो है पूछ रहा होगा। इज दैट क्लियर? जैसे सवाल है, अ मैन डिस्पोज ऑफ हिज बिल्डिंग फॉर ₹10 मिलियन, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 8 मिलियन थी और WDV 6.5 मिलियन है। अब सवाल पड़ा है, अब मुझे पता है कॉस्ट क्या थी? 8 मिलियन। मैंने कितने का बेचा है? 10 मिलियन का। तो कॉस्ट से महंगा बेच रहा हूँ,
तो जो उसकी डेप्रिसिएशन है वही इसका गेन है। अब कॉस्ट थी 8 मिलियन, 8 से WDV लेस करे 15 लाख इसका गेन आ रहा होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर साबित करना चाहते हैं कर लें, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपके पास आ जाएगी आपकी सेल प्राइस, वो कितनी है 10 मिलियन। अब जो WDV है वो सेल प्राइस के ऊपर ही बेस करेगी, डैट इज़ 10 मिलियन, और इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवा लें, 15 लाख तक का ये डेप्रिशिएट हो चुका है, तो ये आ रही है कितनी आपकी 8.5 मिलियन। तो ये लेस करवाएंगे, आपका गेन कितना आएगा 1.5 मिलियन जो है वो आपका गेन कंसीडर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे ये सवाल है, मिस्टर जे एक्सपोर्टेड अ कंप्यूटर विच वॉज प्रीवियसली यूज्ड एज एन एसेट इन बिजनेस टू बांग्लादेश अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ ₹3 लाख। अपना कंप्यूटर क्या कर दिया है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर दिया है। द कॉस्ट ऑफ द एसेट 2 लाख की थी, WDV जो है 20,000 थी। इस केस में गेन डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा। क्यों? जब वो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सेल प्राइस को रिप्लेस कर देंगे कॉस्ट से, तो कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, दैट वाज 2 लाख। इसमें से हम लेस करवा देंगे WDV हमें उसने गिवन की है, डैट इज़ 20,000, तो कितना गेन होगा 1,80,000, यही हमारा गेन कंसिडर हो रहा होगा। तो दोनों सिनेरियो में डेप्रिसिएशन ही हमारी क्या होती है, गेन होती है। तो यहाँ पे हमारे तमाम सिनेरियोज जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी पास पेपर का सवाल है 2020 का, ड्यूरिंग द ईयर 2023 CFG प्राइवेट लिमिटेड डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट। इस तरह का सवाल अदर देन न्यूमेरिकल जो है वो आपको पेपर में आता है और आएगा। ये सवाल बड़े मज़े के होते हैं। अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट को कैपिटल गेंस कर दें, जवाब चेंज हो जाता है, बिजनेस कर दें, जवाब चेंज हो सकता है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और बिजनेस के सिनेरियोज को सिर्फ वो नाम चेंज करके पूरा जवाब जो है वो चेंज करवा रहा होता है। अब पहला सिनेरियो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सोल्ड फॉर ₹150 मिलियन। कितने की बेची है, 150 की। कॉस्ट क्या थी 100, यहाँ तक पढ़ लिया। 100 की ली थी, 150 की बेची है। सिनेरियो कौन सा है, सेकंड वाला। अब जो डेप्रिसिएशन है वही क्या बनेगी, इसका गेन बन रहा होगा, और उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है 30 मिलियन, तो 30 मिलियन ही क्या होगा, इसका गेन आ रहा होगा। आप कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। सेल प्रोसीड्स लें 150 मिलियन, लेस करें WDV, 150 माइनस 30 120 आया, 150 माइनस 120 आंसर क्या आएगा आपका 30 ही आ रहा होगा। डन हो गया। फिर अगला है, अ मशीन यूज इन बिजनेस इन पाकिस्तान वॉज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, द एक्सपोर्ट्स प्रोसीड अमाउंटेड टू ₹45 मिलियन। ये इररेलेवेंट है, इग्नोर करनी है आपने। कॉस्ट और WDV 35 और 28 मिलियन है। एक्सपोर्ट के केस में कॉस्ट लेस WDV 7 मिलियन का गेन आपका आ जाएगा। डन हो गया। सी जो है आप लोगों ने ज़रा खुद कर लेना है कि 2 बसेज हैं, 2.5 मिलियन की बेची हैं, 21 में ली थी आपने, WDV उनकी 2.4 मिलियन है, और ये पार्टली बिजनेस में इस्तेमाल हो रही थी। तो पार्टली का बनाकर टेबल 60-40 का आपने रेलिवेंट गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेना है, कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सवाल आपको इस तरह के पेपर में मिल रहे होंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं आखिरी एरिया, इसमें से थ्योरेटिकल आने के चांसेस ज़्यादा है, बट ये मोस्टली एरिया वो है जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ के आ चुके हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट करती हैं हमारी अकाउंटिंग के साथ, जो आपने FR1 में IAS 16 में पढ़ी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पोजल, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेजर्ट स्टार LCD। वही आपने यहाँ पे लिखनी है कि उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा डिस्पोजल कंसीडर हो रहा होता है। उसके अलावा बिजनेस एसेट्स को पर्सनल में लेके आना, पर्सनल को बिजनेस में लेके आना, ये भी हमारा क्या होता है, डिस्पोजल होता है। तो ये चूँकि हम कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके हैं अभी रिसेंटली डे 4 के ऊपर, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एसेट्स को कम्प्लीटली भी बेच सकते हैं, आप एसेट्स को पार्टली भी बेच सकते हैं। एक पूरी बिल्डिंग है, उसका एक फ्लोर बेच दो, या पूरी बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ एसेट के हम कब एज्यूम करेंगे कि हम एसेट को एक्वायर करके बैठे हुए हैं। ये 3 कंडीशंस हैं कि जब आप एसेट को ओन कर लें, मालिक बन जाए, या आपको एसेट को यूज़ करने के ग्रांट जो है राइट ग्रांट कर दी गई हैं, या आप बिजनेस एसेट को पर्सनल में इस्तेमाल कर दें। इसका मतलब क्या है, आपने एसेट को ओन कर लिया। जब ओन करेंगे उस दिन से डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। और एसेट की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, ये है आपका सेम वही रूल जो हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट वाज IAS 16। IAS 16 में जो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एसेट थी ना, सेम वही टैक्स में है। परचेज प्राइस
प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स जो होती हैं वही हमारी क्या होंगी, टैक्स में भी इस्तेमाल हो रही होंगी। तो यहाँ पे आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो एक्सचेंज के सिनेरियोज होते हैं वो भी हमारे सेम ही इसमें अप्लाई हो रहे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रिवाइज नहीं करूँगा, ये प्योर IAS 16 वाला है कि कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस जितने भी ड्यूटीज़ पे की हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जितना भी पे की है, सारा क्या बनेगा आपकी एसआरडी कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल है यूबीएल लिमिटेड परचेज अ व्हीकल फॉर ₹190 एंड इनकम ₹10,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। आफ्टर 3 years कंपनी सोल्ड आउट व्हीकल फॉर ₹160। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 97,600 की थी, अमाउंट 5,000 आपने डिस्पोजल पे खर्च की है। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल क्या होगी, 190 की व्हीकल थी, 10,000 रजिस्ट्रेशन 2 लाख होगी, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी किस में ऐड होगी, हमारी कॉस्ट में ही ऐड हो रही होगी। तो आप उसमें से कॉस्ट में से लेस करेंगे WDV और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ गई उसका 107400 WDV। कितने की बेची है, 160 की, आपके पास गेन जो है वो आ रहा होगा। एक सेकंड सिनेरियो है कि आपने एक मोल्डिंग मशीन जो है परचेज़ की है, आपने प्राइस पे की है, चेक पे किया ₹1,00,000 का, डेट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। उसको प्रेजेंट लोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट पे किया है, ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा। इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा। आपने एक ओल्ड मशीन भी साथ दी थी, एक्सचेंज ऑफ एसेट, जो मशीन दी थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी आपके नए एसआरडी कॉस्ट में ऐड होती है। आप ये अकाउंटिंग में IAS 16 में पढ़ के आए होते हैं, सेम हम ये भी ऐड कर रहे होंगे। फिर लोन लिया था, लोन जो है वो कभी भी एसआरडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, ये हमारा इग्नोर हो जाएगा। डन। फिर ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो हम ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पढ़ के आए थे कि कोई भी एसेट परचेज करना है, खासतौर पर बिल्डिंग परचेज करनी है या प्रॉपर्टी, 5 मिलियन तक की पेमेंट जो है आपने कैश में करनी होती है। कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था कि अगर हम 5 मिलियन से ज़्यादा की पेमेंट कैश में कर देंगे तो वो कॉस्ट से लेस होता है, पेनल्टी पड़ती है, ऐसे पढ़ के आए थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले 5% तो पेनल्टी पड़नी है, जितना आपने अमाउंट पे की है 5 मिलियन से ऊपर। दूसरा, आपके एसेट की कॉस्ट जो है वो ज़ीरो ट्रीट होगी इसमें। अगर कोई बिल्डिंग थी और वो बिज़नेस की बिल्डिंग थी और आपने 5 मिलियन ज़्यादा की पेमेंट जो है कैश में कर दी है, तो अब आपके एसेट की कॉस्ट जो है वो क्या ट्रीट होगी, ज़ीरो ट्रीट होगी। आपको उस एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन, कोई नीचे अलाउंस अलाउ नहीं होगा। और जब कल को आप बेचेंगे, सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट है ज़ीरो, वो सारा ही क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा। और कोई मूवेबल एसेट है, वो 1 मिलियन तक की पेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं, मतलब AC जनरेटर वगैरह जो है 1 मिलियन तक कैश में पे कर दो। अगर उससे ऊपर की पेमेंट कैश में कर दी तो कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो, पर डेप्रिसिएशन भी क्या होगी आपकी, ज़ीरो वगैरह ज्यूम हो रही होगी। डन। उसके बाद है अगर आप एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, वो सारे क्या होंगे आपकी एसआरडी कॉस्ट का पार्ट बन रहे होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये फॉरेन करेंसी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट वो कुछ अटैम्प्ट से पेपर में फॉरेन एक्सचेंज पूछ रहा है, और अगर हमने कोई एसेट लिया फ़ॉरेन लोन लेके तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं। वो जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको हमने किस तरह से टेकअप करना है वो हमने डिस्कस करना है। इसको सिंपल सी बात है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी इस एग्जांपल से समझते हैं। और ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल है कि अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका एसआरडी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे बिल लिमिटेड एक्वायर्ड अ फॉरेन करेंसी लोन अमाउंटिंग टू $40,000 in the beginning of year 2010. The loan was repayable in 8 half yearly installment of $5,000. The loan was utilized for import of a plant valuing equal to the amount of loan. उसने उसी से लोन से क्या ले लिया, प्लांट इंपोर्ट कर लिया। At time of obtaining the loan and importing the plant, डॉलर कितने का है, 100 का है। कंपनी incurred following expenses with the plant. इंश्योरेंस पे की है, पोर्ट एक्सपेंसेस पे की हैं, कस्टम ड्यूटी पे की है, फ्रेट ऑक्ट्रॉय पे किया है, प्लांट की इंस्टॉलेशन पे खर्चे पे किए हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, 4 किस्तें पे करने के बाद, मतलब 2 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, 100 का लिया था 105 पे और 110 की पेमेंट करनी पड़ गई। हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन क्या होगी और एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। एक्सचेंज रेट को समझने के लिए इससे डिटेल एग्जाम्पल नहीं हो सकती आपके पास। देखें, अगर हम बात करते हैं 2010 की, जब आपने एसेट ख़रीदा था तो परचेज प्राइस थी आपकी $40,000, 100 का डॉलर था, कितने का पड़ा आपको, 4 मिलियन का।
आपने कॉस्ट इनकर की, उसके ऊपर इंश्योरेंस फ्रीड पे किया 20,000 का, पोर्ट एक्सपेंसेस, कस्टम, इनलैंड सारा कुछ ऐड किया, कितनी कॉस्ट पड़ी आपको 4.1 मिलियन की 2010 में। अब जब 2010 में आपने डेप्रिशिएट किया, क्योंकि नया एसेट था, आपने सबसे पहले इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम किया, वो आपका आ गया 1025,000, फिर डेप्रिसिएशन निकाली, तो 2010 के एंड के ऊपर WDV आ गए 2613,750 जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। फिर नेक्स्ट ईयर की भी हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल दी, तो डेप्रिसिएशन निकल गई 2 साल की, 2 सालों में 4 पेमेंट्स हुई थी, 4 पेमेंट्स में एक्सचेंज रेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जब हम 2012 में आए तो एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। साल के शुरू में WDV थी हमारी 2221687। अब जब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे तो हमने 105 की इंस्टॉलमेंट पे की, लोन कितने का लिया था 100 का, तो हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 25,000 रुपया, ये हम एसओडी कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये इंस्टॉलमेंट इसी साल में पे हुई है, अब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 50,000 रुपया, ये भी क्या करेंगे एसओडी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब इसकी WDV में 75 ऐड हुआ, तो रिवाइज WDV हमारे पास यहाँ पे आ गई, डेट इज 2296687। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, हम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो WDV का पार्ट बन जाएगा। अगर कम पे कर रहे होते तो वो हम लेस भी करवा रहे होते। तो इस तरह हम एसेट का एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट जो है वो ले रहे होते हैं जब हम इनको डिस्पोज या जब हम एसेट को टेकअप कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल है, इसमें एक्सचेंज रेट से पहले क्या होना है, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, उसके बाद क्या होगा, सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप इसको समझ लेते हैं, आपको एक्सचेंज रेट जो है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। उसके बाद सब्सिडीज़ वगैरह अगर आपको मिलती हैं या ग्रांट मिलती है एसेट को एक्वायर करने के लिए, अगर वो ग्रांट या सब्सिडी एग्जेम्प्ट है तो एसओडी कॉस्ट से लेस करवा दो, ठीक है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो उसको एसओडी कॉस्ट में रहने दो, सिंपल सी बात है। अगर ग्रांट या सब्सिडी एग्जेम्प्ट है उसे हम क्या करेंगे, एसओडी कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹1.5 लाख फॉर द परचेज ऑफ सम इक्विपमेंट, द रिक्वायर्ड एसेट वाज परचेज अगेंस्ट 170। 170 का एसेट लिया था, ग्रांट कितने की मिली है 1.5 लाख की। हमने कॉस्ट निकाल लिया दोस्त ने कि अगर ग्रांट एग्जाम्प्ट हो या ग्रांट चार्जेबल टू टैक्स हो। अगर ग्रांट एग्जाम्प्ट है तो 170 से 150 लेस कराएंगे, रिमेनिंग 20,000 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर ग्रांट टैक्सेबल है तो फिर कोई चीज़ लेस नहीं करवाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट 170 ही क्या होगी, एसेट का पार्ट बन रही होगी। डन। उसके बाद है लीज एसेट्स में, हमने कल लीज का डिस्कस किया था। लीज एसेट्स में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने एसेट लीज के ऊपर लिया, लीज जब तक आपकी चलेगी तो लीज रेंटल्स पे कर रहे होंगे, वो आपका एक्सपेंस लॉ है, वो हमने कल डिस्कस किया था। अब लीज टर्म आपकी पूरी हो जाती है, 5 साल के लिए लिया, लीज टर्म पूरी हो गई। अब कंपनी वाले कहते हैं भाई जी एसेट वापस करना है, वापस कर दो, अगर हमसे खरीदते हैं तो खरीद लो। रिमेंबर, जब लीज टर्मिनेट हो जाती है उसके बाद जब हम लेसर से एसेट बाय करते हैं तो वो हम हमेशा जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उसके ऊपर बाय करते हैं। इसके ऊपर बाय करते हैं रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर, कि इसके ऊपर बाय कर रहे हैं और यही वैल्यू जो है वो मेरे लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। जैसे सवाल है कतील वाला, उसमें बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस है कि वो आपको लीज एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट भी गिवन करेगा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टार्ट की भी गिवन करेगा, करंट भी गिवन करेगा, आपको उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन करेगा। अगर आप लीज एसेट को एक्वायर कर रहे हैं तो जो आपकी बार्गेनिंग प्राइस होगी या जो भी आपकी रेजिडुअल वैल्यू है आप उसके ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। और ये लीज एसेट्स के ऊपर आप इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ये पुराने एसेट होते हैं, पहले 5 साल से भी आप इस्तेमाल करते हो, आपने खरीद लिया है तो इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कभी भी क्लेम नहीं हो रहा होगा। उसके बाद एक कंसिडरेशन रिसीव की कुछ बातें हमने कैपिटल गेन में पढ़ी थी। ये कंसिडरेशन रिसीव हमारी क्या होती है, डैट वाज फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज़ हायर, वो हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होती है। उसके बाद अगर एसेट हमारा कोई लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमें उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या हमें कोई जुडिशियल डिसीजन से पैसे मिल रहे होते हैं या कोई इंडेमनिटी या इस तरह कोई पैसे मिल रहे होते हैं, वही मेरी क्या कंसिडर होगी, कंसिडरेशन रिसीव कंसिडर हो रही होगी। अच्छा, अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है ना, तो उसमें से जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा फॉर द ईयर लेस करवा दूंगा। अगर मुझे किसी भी एसेट का डिस्ट्रॉय होने के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है तो उसमें से फॉर द ईयर जो होगा वो लेस करवा दिया रहेगा जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा।
उसके अलावा लीज़ वाला पॉइंट हमने उसके बाद है कि अगर आप पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आते हैं तो जो उस डे के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही आपके लिए क्या कंसिडर होगी, कॉस्ट कंसिडर होगी। फिर अगर आप लीज एसेट को लेते हैं तो जो रेजिडल वैल्यू है वही क्या है, आपकी कंसिडरेशन है। बैंक से मैंने एसेट लिया लीज खत्म होने के बाद, तो बैंक को मैं क्या पे कर रहा हूँ, रेजिडल वैल्यू पे कर रहा हूँ, तो बैंक के लिए क्या है, वही कंसिडरेशन रिसीव शीट हो रही होगी। अगर आप मल्टीपल एसेट्स बेचते हैं और आपको उनकी एक ही ट्रांजेक्शन मिल रही है, आपने 3 एसी बेचे, आपको 5 लाख रुपये मिल गया 3 एसी का, अब नहीं पता कि भाई ग्री के कितने हैं, हायरे कितने हैं, तो क्या करेंगे आप उस 5 लाख रुपए को जो इन एसी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स में सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे जो हम इन सारे एसेट्स में पढ़ के आ चुके हैं। अगर इंटेंजिबल्स पार्टली यूज़ हो रहे हैं, आप उनका इसी तरह टेबल बनाएंगे और आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। इंटेंजिबल्स होते क्या हैं, ये वो एसेट्स हैं जिसमें पेटेंट, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, लाइसेंस से सारे आ रहे होते हैं। अगर इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो हम इन्हें क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और हम इनको इनकी लाइफ के ऊपर क्या कर रहे होंगे, अमोर्टाइज कर रहे होंगे। डन हो गया। अच्छा, इसकी सिर्फ अमोर्टाइजेशन जो है वो आपने याद रखनी है कि रूल इसका भी वही है कि जिस साल इंटेंजिबल डिस्पोज ऑफ होंगे उस साल कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। अलबत्ता आपने एक चीज़ देखनी होती है कि अगर इंटेंजिबल्स की लाइफ जो है वो सर्टेन है कि आपको पता है कि इंटेंजिबल्स कितने अरसे आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आप उसको हमेशा एक्चुअल लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कोई इंटेंजिबल एसेट कितने साल इस्तेमाल होगा, फिर आप उसको 25 ईयर्स के ऊपर क्या करेंगे, अमोर्टाइज कर रहे होंगे। उसकी लाइफ क्या होगी, 25 साल कंसीडर हो रही होगी। फिर इन ईयर ऑफ परचेज, जब आप इंटेंजिबल्स को ख़रीद रहे हैं, जब बाय कर रहे हैं, उस साल की हमने बात करनी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर बाय किया है तो अमोर्टाइजेशन आपकी नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट होगी, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज यूज, कितने साल इस कितने दिन इस साल चला, डिवाइडेड बाय 365। तो सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज के ऊपर इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होते हैं। ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम कोई किसी किस्म की ये चार्ज नहीं कर रहे होंगे। डन। बाकी इसके डिस्पोजल के सारे वही रूल है जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर पार्टली यूज है वही आप कॉलम बनाएंगे, सारा कुछ आप उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे। नहीं, इसमें इनिशियल अलाउंस सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर होता है और ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नहीं आता। डन। उसके बाद है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले खर्चा किया, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी हो गया, ट्रायल प्रोडक्शन हो गया, प्रोटोटाइप्स वगैरह बना रहे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर आपने कोई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह इनकर किए हैं तो ये कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होंगे, आप इन्हें कैपिटलाइज करेंगे एसडी कॉस्ट में, मतलब ये आपके एडबैक हो जाएंगे एक्सपेंसेस, और आप इनको 20% के ऊपर क्या करेंगे, 5 साल तक अमोर्टाइज कर रहे होंगे। आपने फिजिबिलिटी कराई 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख एक्सपेंस नहीं है, आप हर साल लाख क्या करेंगे, एक्सपेंस शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो वाइंड अप होता है। ये सारा बिज़नेस था हमारा जो हमने इतना ही सीखना था, और इतना ही बिज़नेस आपको चाहिए। अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हैं, मैंने आपको हर जगह पे बता दी है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमने कैसे लेके चलनी है, तो आपका बिज़नेस जो है वो क्लियर हो जाता है। तो बिज़नेस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, बस इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, और उस वॉल्यूम में जो चीज़ें मेन है, इंपॉर्टेंट हैं, वो चंद एक ही हैं। अगर आप कल इसको वाइंड अप करें, क्रक्स की बात करें, तो बुक्स के एंड के ऊपर न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में बिज़नेस की समरी भी मौजूद है, आप इसको देखें तो इसमें मेन रूल सिर्फ सेक्शन नंबर 21 का इस्तेमाल होता है, और वो पेमेंट वाला रूल था जो हमने कल देख लिया था। बाकी इसमें छोटे मोटे रूल हैं और डेप्रिसिएशंस हैं। बिज़नेस इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम बिज़नेस को वाइंड अप करते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं लॉसेस। इसको यहाँ रोक लो, वो अगला पार्ट लॉसेस और ये भी इकट्ठा बना देना।